दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 10 नवंबर 2024। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़ और ये रही अब तक की हेडलाइंस। हमास ने अरब और मुस्लिम वर्ल्ड से की यरूशलेम को बचाने की अपील। गजा में सीज़फायर की बातचीत से कतर हुआ अलग। ईरान कतर बनाएंगे दुनिया की सबसे लंबी अंडरग्राउंड सुरंग। कुवैत ने लेबनान भेजा मदद के सामान से भरा तीसरा जहाज। और अमेरिका की दो बातों से खिसियाया रूस, कहा हर ताल्लुक कर देंगे खत्म, हो जाएगी बड़ी मुश्किल। चलिए ये थी कुछ हेडलाइंस, खबरें इससे ज़्यादा होंगी। सबसे पहली खबर तो मैं आपको मिडिल ईस्ट मॉनिटर के हवाले से दिखा देता हूं कि हमास ने अरब और इस्लामिक समिट से पहले ये अपील की है कि ये जो समिट 11 नवंबर को होने वाली है, अगले हफ्ते कल, इससे सऊदी अरब ने बुलाया है रियाद शहर में। तो इससे पहले मुतालबा किया है हमास ने कि यह आपका इंसानी और मजहबी फ़र्ज़ है कि आप अल-कुद्स शहर की, आप यरूशलेम की हिफाजत करें, क्योंकि यरूशलेम ख़तरे में है। क्योंकि मस्जिद अल-अक्सा के लिए जो बुरी प्लानिंग है इज़राइल की और कट्टरपंथियों की, वो अब दिखाई देनी शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी तय करें और अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएं जो आपको, क्या आपके ऊपर मजहबी तौर पर नाफिज हुई है कि आपको यरूशलेम की हिफाजत करनी है, आप उसे अमल में लाइए। ये बात हमास ने कही है और ये उस समिट से पहले की गई है जिसमें तमाम अरब ममालिक और इस्लामिक जो ममालिक हैं या मुस्लिम ममालिक हैं वो सब शामिल होने जा रहे हैं। तो अरब इस्लामिक फॉलोअप समिट है ये। तो इससे पहले अनोदलु एजेंसी की रिपोर्ट के हिसाब से ये खबर लिखी गई है और ये हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के एक मेंबर हैं हारून नासिर अल-दीन, उन्होंने कही है, ये मुतालबा उन्होंने किया है। तो फिलहाल अब देखते हैं कि अरब और इस्लामिक जगत क्या इस कॉल को सुनता है हमास की और यरूशलेम के लिए कोई कदम उठाता है, यरूशलेम की हिफाजत के लिए वो इज़राइल पर कोई प्रेशर डालता है। इसके लिए यूरोप और अमेरिका से ये लोग बात करते हैं या नहीं, पता नहीं। खैर, कतर ने एक और फैसला किया है। कल खबर क्या आई थी कि कतर ने अपने यहाँ से हमास को बाहर जाने को कह दिया है। उसके बारे में भी कुछ अपडेट आई, मैं आपको अभी बताऊंगा इसके आगे। पहले आप जान लीजिए कतर ने खुद जो फैसला किया है वो ये है कि कतर अभी तक 1 साल से हमास और इजरायली हुकूमत के बीच बातचीत का एक ब्रिज बना हुआ था ताकि इन लोगों के बीच सीज़फायर हो सके, उधर से होस्टेज आ सकें, इधर से फ़लस्तीनी कैदी जा सकें, जंग बंद हो सके। अब ये कल रात फैसला किया है कतर ने कि हम अब होस्टेज डील को नहीं संभालेंगे, हम मीडिएटर के तौर पर काम नहीं करेंगे जब तक इज़राइल और गज़ा का जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है हमास, दोनों सीज़फायर के लिए राज़ी नहीं हो जाते, हम कोशिशें नहीं करेंगे। जब ये राज़ी हो जाएंगे तब हम इन कोशिशों में कैसे शामिल होंगे, इस तरीके से कि भाई कैसे होना है, कब होना है, कितने लोगों को जाना है, कितना रिलीफ जाना है, कितना कंक्रीट वगैरह रिकंस्ट्रक्शन के लिए जाना है, क्या करना है, आईडीएफ को कैसे निकलना है, इस सब की हम बातचीत करेंगे। लेकिन तुम मान जाओ, अब ये नहीं करेंगे। कतर ने विड्रॉ कर लिया है बातचीत से, अब लावारिस हो गई बातचीत। ना हमास के पास कोई लीडरशिप है और कतर जैसा अभी तक जो एक मजबूत मुल्क उसकी तरफ से बातचीत कर रहा था वो भी पीछे हट गया है। ये खुद हटे हैं या अमेरिका ने कहा है, क्योंकि हालांकि पनाह तो दी थी इन्होंने हमास के लीडर्स को। खैर जो भी है, सीनियर हमास ऑफिशियल ने क्या कहा है, मैंने कहा था अपडेट जब भी खबर होगी नहीं बताऊंगा। कल क्या बताया था कि कतर हमास को निकाल देगा। आज क्या बताने जा रहा हूँ कि सीनियर हमास ऑफिशियल ने कहा है, उन्होंने बल्कि डिनाई किया है कि हमें ऐसा कतर की हुकूमत की तरफ से ना कोई फरमान मिला है, ना ऐसी किसी बात की खुशबू आई है जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि हमारे यहाँ से निकल जाओ। हम नहीं निकलने जा रहे। सीनियर हमास ऑफिशियल ने कहा है कि दोहा ने हमें बाहर निकलने से नहीं कहा है। उन्होंने डिनाई किया कि हमारे तक कोई पैगाम नहीं आया, दुनिया में छप गया कि कतर हमास के ऑफिशियल्स को, पॉलिटिकल ब्यूरो के जो भी उनके मेंबर्स हैं उनको निकालने की बात कर रहा। नहीं, हम तक तो ये खबर नहीं आया, आप तक पहुंच गई, हो सकता है कोई और हमास। तो फिलहाल ये डिनाई हमास की तरफ से कर दिया गया है कि कतर हमें नहीं निकालने जा रहा, ऐसी कोई बात हमारे दरमियान नहीं हुई, ना ही हमें ऐसा कोई फरमान मिला है। अब आप जो है वो कतर करके गालियां देने लगे। उससे पहले मैं आपको एक और ख़बर सुना दूं ताकि आप इकट्ठा गालियां दें। ईरान और कतर मिलकर एक साथ एक प्रोजेक्ट चलाएंगे और ये प्रोजेक्ट होगा दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड सुरंग, वो भी समंदर के नीचे। अंडरग्राउंड नहीं बल्कि अंडर सी सुरंग।
मैंने हेडलाइंस में कहा हो अंडरग्राउंड तो माफ़ी चाहता हूँ, ये अंडर सी सुरंग है, समंदर के नीचे। इधर ज़मीन के एक टुकड़े के नीचे से सुरंग चलेगी, अंडरग्राउंड भी होगी, फिर समंदर के नीचे जाएगी, वहीं सबसे ज़्यादा लंबाई तय होगी, फिर कतर में खुलेगी वहाँ ज़मीन के टुकड़े के नीचे, और बाहर आदमी। और ये कोई गैस पाइपलाइन ये वगैरह नहीं, ये कनेक्टिविटी की सुरंग है, लोग जा सके। क्या यार शानदार चीज़ होगी, पानी के नीचे सुरंग होगी, दुनिया की सबसे लंबी। और इसको लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है। ईरान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है मोहम्मद रज़ा आरिफ, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि तेहरान और दोहा म्यूचुअल परस्यूट के तहत दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी सुरंग बनाने जा रहे हैं। ईरान और कतर के बीच बायलैटरल इंफ्रास्ट्रक्चरल रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं। अब जो जी चाहें आप कहिए, कतर वगैरह जो भी है। अब इराक की खबर यह है कि इराक ने ईरानी ऑफिशियल्स से मुलाकात की, इराक के जो ऑफिशियल्स थे, और उन्होंने इराक की नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं कासिम मोहम्मद जलाल अराजी, ये जो सूट में हैं, तो IRGC के ईरान के ऑफिशियल से मुलाकात की और इन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इसके सख्त खिलाफ़ हैं कि कोई हमारे एयर स्पेस में घुस जाए ज़बरदस्ती, और हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी ईरान पर हमला करने के लिए करे, ये नाकाबिले बर्दाश्त होगा, और हमारे हैसियत में, क़ुव्वत में जो कुछ भी होगा वो हम इसके ख़िलाफ़ करेंगे। ईरान पर हमला करने के लिए हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल वो भी नाजायज़ तौर पर नहीं किया जा सकता। हमारी परमिशन की ज़रूरत है कि कोई किसी की मंडी थोड़ी ना जो कोई भी आके यहाँ घूम के चला जाएगा खिलाल करते हुए, नहीं, ये नहीं चलेगा। कुवैत ने तीसरा रिलीफ प्लेन मदद से भरा हुआ तीसरा जहाज़ लेबनान भेजा है। इजरायली हमलों में जो लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, लेबनान के गाँव शहरों में रहने वाले, जिनके घर तबाह हुए हैं, जिनका सामान तबाह हुआ है, जिनके लोग मारे गए हैं, उनके लिए ये एक तीसरा प्लेन पहुंच गया है। ये 9 नवंबर की खबर, सारी 9 नवंबर की खबरें और 10 नवंबर की खबरें जो रात में अपडेट हुई, हमारे टाइम का फासला है, घंटे आप जोड़ लीजिएगा, तो ये 9-10 की खबरें हैं। 40 टन ह्यूमैनिटेरियन एड लेबनान पहुंची है कुवैत से। कुवैत की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने इस बात का ऐलान किया है, और इसमें जो है वो खाने के सामानात हैं और ब्लैंकेट हैं ख़ास तौर से, क्योंकि ठंड उधर रात अब बहुत ज़्यादा ठंडी होने लगी, रेगिस्तान और पहाड़ी इलाके जो होते हैं उनमें, और जो है इसके अलावा समंदर भी उधर ठंडे वाले करीबी हैं। इसके अलावा उनके ब्लैंकेट्स हैं, मेडिकल सप्लाइज़ हैं, वाइटल आइटम्स हैं, जो लेबनान के लोगों के आवाम की मदद के लिए कुवैत से गए हैं। It's not close. Israel committing genocide concludes Wikipedia ending editorial debate. एडिटोरियल डिबेट 1 साल तक जलती रही कि इज़राइल क्या कर रहा है गज़ा में, वो जेनोसाइड है या नहीं है, लेकिन अब ये बात तय हो गई। और अगर आप विकिपीडिया पर जाएंगे, गज़ा जेनोसाइड लिखेंगे तो लिख कर आएगा। अभी तक तो नहीं हो रहा था ऐसा, लेकिन अब आने लगा। हमने तो उसका फ़ोटो भी खींच लिया कि कल किसी के प्रेशर में बदल जाए तो हम उस पर रिपोर्ट अलग से बना के दिखा सकें, देखो गज़ा जेनोसाइड, लिस्ट ऑफ जेनोसाइड में गज़ा में जो हो रहा है वो जेनोसाइड जुड़ गया है। आप गज़ा जेनोसाइड लिखेंगे तो अब गूगल डिनाई नहीं करेगा, विकिपीडिया लिख कर आएगा। ये एक बड़ी जीत है, और ये इज़राइल के लिए एक शर्मनाक बात है कि जब जब दुनिया के जेनोसाइड्स को पढ़ा जाएगा, तब तक गज़ा में जेनोसाइड को भी पढ़ा जाएगा, और गज़ा में जेनोसाइड किसने किया ये भी पढ़ा जाएगा। उस जेनोसाइड करने वाली की मदद किस किस वेस्टर्न मुल्क ने की ये भी पढ़ा जाएगा। ये सब कुछ दर्ज है अगर ये कायम रहता है विकिपीडिया पर। तो WHO के चीफ ने कहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, कि जो नॉर्दर्न गज़ा में हालात हैं इस वक्त बेहद कैस्ट्रोफिक हैं, बेहद मतलब बिल्कुल क़यामत जैसे मंज़र हैं। लोग भूख के लिए तड़प रहे हैं, दवाइयाँ नहीं हैं, लोग मर सकते हैं। मिडिल ईस्ट मॉनिटर की ये हेडलाइन है जो बताती है कि WHO के चीफ ने वार्निंग दी है कि नॉर्दर्न गज़ा के हालातों को नहीं संभाला गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और ह्यूमैनिटेरियन एड वहाँ फौरी तौर पर बड़ी ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने की ज़रूरत है। मैंने एक बच्ची को देखा गज़ा में, मैं अपनी बच्ची तसव्वुर कर सकता हूँ। उस बच्ची ने टूना फिश के डब्बे आते हैं, टूना के डब्बे भी आते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं, बस इतने ऐसे, वो टूना के डब्बों की चप्पल बना ली, स्लीपर। छोटी सी बच्ची है, पॉजिटिव वीडियो है। जंग ने इन्हें बर्बाद कर दिया, उसकी चप्पलें टूट गईं।
اس سے پوچھ رہا ہے وہ بندہ, آپ بس اس کے اسکرین شاٹ دیکھیے, اب اس کے پیروں کو میں زوم کر کے دکھاتا ہوں, یہ ٹین کے ڈبوں پر وہ چل رہی ہے, اور اس سے پوچھا گیا کیسے بنایا, بولو وہ ٹین کے ڈبوں میں میں نے چھید کر لیا, ان ڈبوں میں, ٹونا فش والے میں, اور اس میں سے رسی نکال کر باندھ لیا, وہ پکڑ کے چلے گئے, ڈبے ادھر ادھر نہ چلے جائیں, اور وہ جو ڈوری ہے وہ گھنڈیوں کی کام بھی کر رہی ہے, جیسے چپل میں ہوتی ہیں ہمارے یہاں گھنڈیاں, بونڈی, جنہیں کیا کیا بولتے ہیں, اپنی اپنی زبان ہے. اس بچی نے 7-8 سال کی بچی ہوگی, وہ چل رہی, جنگ نے توڑ دیا غزہ کو, حوصلے نہیں ٹوٹ پائے, اس کی چپلیں ٹوٹ گئیں, اس کے خواب نہیں ٹوٹے, چل رہی ہے. یہ غزہ ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ اس کے لیے گناہ گار ٹھہرائے جائیں گے اور کتنے لوگوں کو معاف کیا جائے گا, نہیں پتا. ماسکو ریٹیریٹس تھریٹ ٹو سیور ڈپلومیٹک ٹائز ود US. کہا گیا ہے روس کی طرف سے ہمارے آپ کے سفارتی تعلقات ختم ہو جائیں گے. میاں آپ جو کر رہے ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ روس کی پراپرٹیز کو, ایسیٹس کو ضبط کر کے یوکرین کو مدد کے طور پر بھیج رہے ہیں ڈالرز میں, یہ منظور نہ ہوگا. اور پھر آپ یوکرین کی مدد ہتھیاروں سے کر رہے ہیں. ڈپٹی فارن منسٹر سرگئی رائبکوو نے یہ کہا ہے واشنگٹن سے کہ رشیا کے ایسیٹس کو قبضانا اور یوکرین میں جنگ کو بڑھانا امریکہ کو مہنگا پڑے گا. ہم اپنے تمام طرح کے تعلقات تو آپ سے ختم کریں گے, لیکن مشکلیں آپ کے لیے اسی کے بعد سے شروع ہو جائیں گی. بہت بہت شکریہ. امید یہ کرتے ہیں کہ کم وقت میں زیادہ خبریں آپ کو دینے کی کوشش کامیاب رہی ہوگی. خبریں اچھی نہ ہوں نہ صحیح, لیکن میری کوشش ایمانداری سے میں کرتا ہوں تاکہ آپ 5-6 گھنٹے کے بعد دنیا کی بڑی خبروں سے اپڈیٹ ہوتے رہیں. دوپہر میں پھر ملیں گے, دوپہر سے شام کے درمیان ہیڈ لائن شو میں. سلامت رہیے, خوش رہیے, مظلوموں کے لیے دعا کرتے رہیے.